वेलकम टू डाइव टू लर्न। मेरा नाम है लोकेश अग्रवाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होल्डिंग कंपनीज़। होल्डिंग कंपनीज़ कैसे अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, किस तरीके से सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में। दोस्तों, हमारी डाइव टू लर्न ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप आज ही से डाउनलोड करें और 5 स्टार रेटिंग के साथ हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, होल्डिंग कंपनी को समझने के लिए हम एक एक स्टेप को सेपरेट पढ़ेंगे। एक एक चीज़ देखो, टॉपिक काफ़ी लंबा है होल्डिंग कंपनी अपने आप में, इसलिए यूनिट में इसको एक अलग से वेटेज दी हुई है और सवाल भी इससे ऑलमोस्ट पक्का आएगा ही। तो होल्डिंग कंपनी के एक एक पॉइंट को आराम से समझेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर हो जाइए। देखिए, होल्डिंग कंपनी क्या होती है। अ होल्डिंग कंपनी में एक्वायर मोर देन 50%। भाई, कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी कब बनेगी? जब वो 50% से ज़्यादा, 50% नहीं, 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स खरीद ले ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यानी किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा आप शेयर खरीद लेते हो तो आप बन जाते हो होल्डिंग और वो बन जाती है आपकी सब्सिडरी कंपनी। इतना ही नहीं, और मे एक्वायर ऑल द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। हो सकता है आप पूरे 100% खरीद लो उसके शेयर, तो वो आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो गई। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू there may be two types of holding companies. These are holding company which acquires all the equity shares of the subsidiary company, और दूसरी कंपनी holding company which acquires majority of the equity shares। यानी अगर हम कहें, दो तरह की कंपनियां हो सकती हैं। एक होती हैं वो जो इसके पास पूरे 100% शेयर्स हैं सब्सिडरी के, दूसरी वो जिसके पास जो शेयर्स हैं वो ग्रेटर देन 50% हो, 50% से ज़्यादा हों। तो दो तरह की कंपनीज हो गई होल्डिंग कंपनीज। चलिए आगे बात करते हैं कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। ऑफ कोर्स आपको समझ तो आ गया होगा कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, फिर भी एक बार पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। एक हुआ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, दूसरा पार्टली ओन्ड। वेयर all the shares of the subsidiary company are held, that is owned by the holding company, such subsidiary company is termed as wholly owned subsidiary company। जहाँ पूरे 100% आपके शेयर्स सारे एक ही कंपनी के पास हैं, मालिक के पास, तो वो wholly owned हो गई, और जहाँ 100% से कम है वो पार्टली owned हो गई। वेयर द मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% से ज़्यादा ऑफ द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी आर हेल्ड और ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, सच सब्सिडरी इज नोन एज partly owned। वर्ड्स क्लियर हैं बिल्कुल। Subsidiary, in such a case, some of the shares of the subsidiary are owned by persons, shareholders other than the holding company, the interest of, इसमें मिस हो गया, नीचे चली गई वो लाइन, द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। बेटा देखो, पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी में जैसे यहाँ तो पूरे 100% आपके हैं। मान लो पार्टली ओन में 80% कैपिटल आपकी है, तो बेटा 20% किसी और के पास भी तो होगी। वो जो 20% किसी और के पास होगी वही क्या कहलाएगी? माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो 20% के बारे में बात कही है कि वो जो 20% होते हैं दूसरे शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट बोला जाता है। इसके बारे में भी पढ़ूंगा मैं। आइए, माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट क्या होता है, एक एक करके सारे वर्ड। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी है तो उसमें होल्डिंग का भी कुछ हिस्सा है और माइनॉरिटीज़ का भी हिस्सा है। तो माइनॉरिटीज़ किसे बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन and of the net assets of a subsidiary attributable to interest which are not owned directly या indirectly through subsidiary or by the parent।
भाई ऐसे शेयर्स जो पेरेंट कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी ने नहीं रखे हों, जो होल्डिंग कंपनी के पास ना हो, वो माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट है। अगर 1 लाख शेयर थे, 80% शेयर्स अगर होल्डिंग कंपनी के पास हैं, तो बचे हुए 20% शेयर्स जो होंगे वो माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट कहलाएंगे। क्लियर है ये तो सभी को? आगे सुनिए, पहला पॉइंट, द अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज़, जैसे 20% शेयर्स की जो बात चल रही है, एट द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी इज मेड। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या काउंट होता है? एक तो इक्विटी काउंट होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितनी काउंट होगी? वो 20%, यानी जिस दिन हमने 80% ले ली तो वो जो 20% बची वो उनकी है। फिर इतना ही नहीं, द माइनॉरिटी शेयर ऑफ मूवमेंट्स इन इक्विटी सिंस द डेट ऑफ द पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप केम इन टू एग्जिस्टेंस। हाँ, जिस दिन से हमारे 80% हो गए, अगर हमने 80 के बाद और ख़रीद लिए 2% 5%, तो वो जो चेंजेस हो रहा है उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर बेसिकली कहा जाए तो बात ये निकल के आती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट हेल्ड बाय अदर शेयर होल्डर्स, यानी सब्सिडरी कंपनी में जिन लोगों का हित है होल्डिंग के अलावा, ठीक है, वो सारे लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, अदर देन होल्डिंग कंपनी, है ना। इन द नेट असेट्स ऑफ द सब्सिडरी, तो उनका हक किस चीज़ पे है? कंपनी की नेट असेट्स पे है। 80% नेट असेट पे होल्डिंग का, 20% पे माइनॉरिटीज़ का। देयर इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अब उनके किस किस चीज़ पे हक है देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आगे जाके दोबारा सिखाऊंगा वैसे ये बात, लेकिन एक बार यहाँ पे ध्यान से सुनिए। 3 चीज़ें जो हैं ये माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आती है इन 3 चीज़ों को जोड़ के। पहला तो पेड अप शेयर कैपिटल, भाई ऑफ कोर्स बात अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की चल रही है तो 20% शेयर, 1 लाख रुपए के शेयर्स थे, तो वो जो 20,000 की शेयर कैपिटल है वो तो काउंट होगी 20,000 रुपये। अब सुनना, प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स और लॉसेस। एक बार कैपिटल प्रॉफिट सुन लीजिए। कैपिटल प्रॉफिट्स किन्हें बोलते हैं बेटा? जिस दिन हम होल्डिंग कंपनी बने उस दिन से पहले तक के कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हैं उन्हें कैपिटल प्रॉफिट्स बोलते हैं। उस दिन के बाद कंपनी ने जो भी पैसा कमाया सब्सिडरी कंपनी ने, उसे रिवेन्यू प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो कहते हैं कि अगर 80% हिस्सा आपका है उन पैसों पे जो कंपनी ने कमा के रखे हुए हैं पहले से, तो कहते हैं सर 20% माइनॉरिटीज़ का भी तो है, यानी माइनॉरिटीज़ के पास एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल चले गई, दूसरा कैपिटल प्रॉफिट्स चले गए। कैपिटल प्रॉफिट्स का मतलब जिस दिन से हम उसकी होल्डिंग कंपनी बने सब्सिडरी की, उस दिन तक जो भी प्रॉफिट था कमाया हुआ सब्सिडरी ने पहले से, उसका 20% जोड़ दोगे आप माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट में। फिर प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स, अब कंपनी काम करे जा रही है, सब्सिडरी खत्म थोड़ी हुई है, सब्सिडरी कंपनी काम किए जा रही है, तो जिस दिन वो सब्सिडरी बनी उसके बाद के डेट का जो भी प्रॉफिट्स आ रहा है वो सारा रिवेन्यू प्रॉफिट्स कहलाता है। तो उस रिवेन्यू प्रॉफिट में भी जो उनका प्रपोर्शन है, वो प्रपोर्शन यानी वो हिस्सा जुड़ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें जुड़ के माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट आता है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट पे सवाल बन सकता है, आप सुनिए। माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट में एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, दूसरा कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स के अंदर वो प्रॉफिट्स होते हैं जो होल्डिंग बनने से पहले के होते हैं, और रिवेन्यू प्रॉफिट्स। अच्छा, पूरे आएंगे या प्रपोर्शनेट शेयर आएगा? ऑफ कोर्स प्रपोर्शनेट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ए एंड बी, बोथ ए एंड बी टुगेदर इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल और माइनॉरिटीज एट डेट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट इज सब्सिडरी। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सर ठीक है, होल्डिंग बात समझ में आ गई, सब्सिडरी है, माइनॉरिटीज़ हैं, 3 तरह के लोग होते हैं सब्सिडरी कंपनी के, 2 मालिक होते हैं, एक होल्डिंग और एक माइनॉरिटीज़, सब क्लियर हो गया। लेकिन करें क्या 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 ज़रूरत है, क्यों पढ़ा रहे हो? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बेटा हमें CFS, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड P&L बनाना पड़ता है अगर आप किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो तो। आइए बात करते हैं कि कैसे बनते हैं और इनमें क्या रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। बेसिक है, आगे डिटेल में बताऊंगा एक एक पॉइंट। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ होल्डिंग एंड इट सब्सिडरी, यानी जब आप कंसोलिडेट कर देते हो अकाउंट्स को तो उसमें दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नज़र आती है सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के तौर पे, यानी होल्डिंग और सब्सिडरी बन के एक ही आंख से देखा जाता है कि भाई अगर ये एक ही नज़रिए से देखा जाता है कि अगर ये दोनों एक ही हों तो क्या वैल्यूज़ हों, कितने की असेट्स हों, अगर ये दोनों एक ही हों तो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द ग्रुप। ऑब्लिगेशन, आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में बात होती है, ऑब्लिगेशंस के बारे में बात होती है, और ग्रुप का मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, दोनों का कंबाइंड। जो रिजल्ट शो होते हैं वो ग्रुप के एक साथ शो होते हैं,
और इट मीट्स द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टर्स के भी काम आती है, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए CFS का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब आपकी सीखने की चीज़ें एक एक करके चालू होंगी। आइए, सबसे पहली बात हम करते हैं हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाएं। तो इसके क्या स्टेप्स होते हैं, मैंने टोटल 10-11 स्टेप्स के अंदर आपको सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करी है। आइए स्टेप 1 के बारे में बात करते हैं। असेट साइड में चलें पहले। अच्छा, वैसे तो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट होती है ऊपर से नीचे आती है ना, लेकिन आप लोग इसको टी शेप अकाउंट बना के एक बार इमेजिन कीजिए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। भाई सबसे पहले असेट्स की बात करते हैं। तो असेट्स में आपको क्या करना है, कुछ खास बात नहीं है। ऐड ऑल द असेट्स, ऐड ऑल द असेट्स, सारी असेट्स जोड़ दो सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी के साथ, जोड़ जोड़ के लिख दो। कैश दोनों का जोड़ दो, बैंक दोनों को जोड़ दो, डेटर दोनों के जोड़ दो, स्टॉक दोनों का जोड़ दो, वैल्यूज़ को जोड़ जोड़ के लिख दो। कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट का मतलब दो डाटा को कंसोल करना है, तो कंसोलिडेट हो गया ना, दोनों को जोड़ के लिख दो। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी विल नॉट बी शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखो बेटा, ये टी शेप बैलेंस शीट है, मान लो यहाँ सेट साइड में होल्डिंग कंपनी, यहाँ दो आपको डाटा दे रखे हैं, एक होल्डिंग का एक सब्सिडरी का, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट दे रखी है होल्डिंग में 4 लाख रुपए की, जो लिखा है कि हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं सब्सिडरी कंपनी के। यानी होल्डिंग की असेट साइड में आपको दिख रही है इन्वेस्टमेंट्स। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करी हुई है आपने, सब्सिडरी कंपनी में। एक बात बताइए, सब्सिडरी कंपनी की जो लाइबिलिटी होगी, सब्सिडरी कंपनी की जो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड होगा, एक होल्डिंग का एक सब्सिडरी का, यहाँ शेयर कैपिटल आ रही होगी उनकी, है ना। यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही थी होल्डिंग में और वहाँ कैपिटल आ रही है सब्सिडरी में। ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाती हैं, क्योंकि एक ने इन्वेस्टमेंट करी। जब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तो अब हम दो अलग अलग हैं या हम दोनों एक ही हैं? अब हम दोनों एक ही हैं। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ मैंने खुद में इन्वेस्ट किया हुआ है? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, असेट साइड से इन्वेस्टमेंट हटा देते हैं। कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट? जो हमने सब्सिडरी में करी है। सारी इन्वेस्टमेंट नहीं हटाएंगे। अगर क्या मतलब सवाल होगा तो पक्का उसमें इन्वेस्टमेंट मिलना ही है। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी को हम यहाँ से हटा देंगे, नहीं लिखेंगे उसको। It will not be shown in the consolidated balance sheet because investment in subsidiary company will automatically adjust with the amount of share capital of subsidiary company in holding company। मैंने अभी आपको बताया ना, सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल दिख रही होगी उसके मालिक कौन? उसका मालिक होल्डिंग। तो होल्डिंग के पास ये असेट है, होल्डिंग के में लायबिलिटी है, आपस में क्रॉस ऑफ हो जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट चीज बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की। कहते हैं सारी लाइबिलिटीज जोड़ दो, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, सब जोड़ दो सर, ऑफ द सब्सिडरी कंपनी विद द लाइबिलिटीज ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब जोड़ दो। बट शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी मत जोड़ो। देखो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं जोड़ा था असेट साइड में, यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं जोड़ा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। राइट साइड और लेफ्ट साइड के आइटम दोनों को कम कर दो, है ना। इन्वेस्टमेंट किसकी हटाओगे? होल्डिंग कंपनी वाली। और शेयर कैपिटल किसकी गायब करोगे? सब्सिडरी कंपनी की गायब करोगे। इट विल नॉट बी शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी बिकॉज दिस शेयर कैपिटल विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऊपर क्या लिखा था? इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट विद द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। यानी कि ये एडजस्ट होना था शेयर कैपिटल से, तो ऑफकोर्स शेयर कैपिटल जब पढ़ोगे तो वो एडजस्ट किससे हो जाएगा? वो एडजस्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। चलिए अब बात आती है माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट की। मैंने आप लोगों को यहाँ जो फार्मूला सिखाया उसी चीज़ की बात दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट, क्योंकि जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना होगा। थर्ड पॉइंट, माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट कैसे होता है। इट विल बी शोन, पहली बात तो शो कहाँ करते हैं बेटा? शेयर होल्डर फंड में। अभी तक आपने सीखा था कि शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। वहीं पे एक नया नाम और आ जाएगा माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि ना तो ये हमारी शेयर कैपिटल ना सब्सिडरी की, या ये किसका हक है? शेयर होल्डर्स का हक है इस पे, माइनॉरिटीज़ वालों का। वी कैन कैलकुलेट द माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट विद द फॉलोइंग फार्मूला। देखते हैं। सबसे पहले तो आप टोटल शेयर कैपिटल लिख दो सब्सिडरी कंपनी की, 1 लाख रुपए मान लो। अब इसमें से माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के पास कितने? मान लो 60,000 होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो माइनस कर दो। तो जो 40,000 बचा वो किन के लिए बचा? माइनॉरिटीज़ के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें आप जोड़ोगे क्या?
प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज प्रॉफिट, यहाँ पे रिवेन्यू प्रॉफिट लिख सकते हो आप, यानी सब्सिडरी कंपनी का जो रिवेन्यू प्रॉफिट है, ठीक है, वो यहाँ पे आपके ऐड हो जाएगा। और अगर आपने कोई रिवैल्यूएशन किया है असेट्स का, तो रिवैल्यूएशन की वजह से जो फ़ायदा हुआ है वो प्लस कर देना, नुकसान हुआ हो तो माइनस कर देना। उसी तरीके से अगर आपका सब्सिडरी कंपनी का अगर नुकसान हुआ था, रिवेन्यू लॉसेस थे एक्वायरिंग के बाद, तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्या होती है? देखो बेटा, ये 12th क्लास से आप लोग सीखते हुए आ रहे हो। अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन जो है, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दे रहे हो और नेट असेट कम है कंपनी की, यानी कंपनी, नेट असेट किसको बोलते हैं? असेट माइनस लाइबिलिटी। मान लो असेट माइनस लाइबिलिटी करने के बाद कंपनी की कीमत निकल के आई 1,40,000 रुपये, और आप दे के आ रहे हो कंपनी की कीमत 1,50,000 रुपये। तो इसका मतलब 10,000 रुपये जो आपने ज़्यादा दिए हैं वो किस चीज़ के दिए हैं? वो आपने दिए हैं कंपनी की गुडविल के। अगर 1,40,000 वाली चीज़ के अगर आप 1,50,000 दे के आ रहे हो, तो वो जो 10,000 आपने दिए हैं वो एक्स्ट्रा क्या है? गुडविल। और अगर आप 1,40,000 की चीज़ के 1,30,000 दे के आ रहे हो, कम पैसे दे रहे हो, तो आपको फ़ायदा हो गया। उस फ़ायदे को आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इफ होल्डिंग कंपनी परचेजेस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट प्रीमियम, यानी अगर हम ज़्यादा पैसे दे के आते हैं, देन द वैल्यू ऑफ प्रीमियम विल बी डीम्ड एज गुडविल। तो जितने रुपए ज़्यादा दिए उसे गुडविल बोलते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में उस गुडविल को ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड शोज एज गुडविल ऑन द असेट साइड ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लेकिन इफ होल्डिंग कंपनी परचेजेस द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एट डिस्काउंट, सस्ते में अगर खरीद लाते हैं, देन दिस वैल्यू ऑफ डिस्काउंट विल बी कैपिटल रिजर्व। ये हमारा फायदा है जो किस नाम से कहलाया जाता है? कैपिटल रिजर्व से। और कहाँ आएगा ये? लाइबिलिटी साइड में आएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, ठीक है। तो अगर आप इसको समराइज करना चाहो तो ये कह सकते हो कि गुडविल एक सेकेंड, गुडविल कब आती है? जब आप लोगों का परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, नेट असेट कम है। तो जब परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो आपने किस चीज़ के पैसे दिए होंगे? गुडविल के। कैपिटल रिजर्व कब आती है? जब आपने पैसे तो कम दिए हैं जबकि बिजनेस जो है उसकी कीमत ज़्यादा है, उसकी नेट असेट ज़्यादा है, तो आपको जो फ़ायदा हुआ वो कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी आपको, स्टेप 4 भी। आइए चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 5 पे। ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अब थोड़े से स्पेशल पॉइंट्स आ रहे हैं, बेसिक नहीं है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्री एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो कहते हैं जिस दिन आप होल्डिंग कंपनी होल्डिंग बनी, या इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? ज़रूरी थोड़ी होल्डिंग कंपनी एक ही दिन में 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले। वो 5-5, 10-10% शेयर्स खरीदे जा रही थी कई सालों से। अचानक से इस साल के अंदर क्या हुआ? आपका जो होल्डिंग थी वो 50% से ज़्यादा हो गई। तो जिस दिन आपकी होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो गई, उस दिन से आप लोग क्या करेंगे? उस दिन तक के प्रॉफिट को बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। जिस दिन आप 50% से ज़्यादा शेयर्स के मालिक बन गए, उस दिन की डेट को जो उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स हैं, उन प्रॉफिट्स को बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। और उस दिन के बाद कंपनी जो भी पैसा कमाएगी ज़िंदगी भर, उसे बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन का मतलब जिस दिन आप होल्डिंग कंपनी बने उससे ठीक पहले के प्रॉफिट्स को प्री एक्विजिशन यानी कैपिटल प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट्स, हैंस शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज कैपिटल रिजर्व, बट द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। अब भाई उस दिन तक का जो प्रॉफिट था सारा हमारा थोड़ी था, हम तो केवल 80% हकदार है ना, 20% तो हम नहीं है। 80% को तो आप दिखा लोगे अपने कैपिटल प्रॉफिट्स को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में या फिर इन्वेस्टमेंट में लाइबिलिटी साइड में दिखा लोगे, लेकिन वो जो 20% है उसे कहाँ जाएगा? वो जो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट है इन प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट एंड एडेड टू द माइनॉरिटीज इंटरेस्ट वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया था कि माइनॉरिटीज इंटरेस्ट के अंदर, कहाँ गया ये देखो, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट के अंदर हम लोग ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज प्रॉफिट। यहाँ कैपिटल प्रॉफिट की बात हो रही है।
और कैपिटल लॉसेस की बात हो रही है। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ था, कैपिटल प्रॉफिट था, तो 20% जो आपका शेयर बनता है वो माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट में ऐड कर देना। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है, ठीक है, एडेड टू माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट। कहते हैं द टोटल प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, देख लो कितना है, मान लो 50,000 का प्रॉफिट था। प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट, मान लो 20% माइनॉरिटीज़ का है, तो 10,000 कम कर दो, जो 40,000 बचे वो आप लोग अपने कैपिटल रिजर्व में काउंट या P&L में इस साल के काउंट कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व में ही करना, P&L में नहीं, P&L में रिवेन्यू हो जाते हैं, ये वाले जाते हैं। आओ, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिस दिन से आप होल्डिंग बने उसके बाद के सारे प्रॉफिट्स को क्या बोला जाता है, पोस्ट एक्विजिशन। ये बड़ा सिंपल है। कहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेजिंग द शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी विल ऑल्सो डीम्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब जो प्रॉफिट उसका है वो हमारा भी है, एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो ये हमारे प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं जुड़ेगा। प्रपोर्शनेट, अगर 80% हक है हमारा तो 80% हमारे में जोड़ देना, 20% उनके में जोड़ देना, ठीक है। तो बेटा उनके में जब प्रॉफिट जुड़ता है तो हमारा तो कैपिटल और रिवेन्यू दोनों जुड़ते हैं माइनॉरिटीज इंटरेस्ट में। एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शन, बेटा ये शायद अभी सन 2019 में जो पेपर हुआ उसमें पूछा भी गया था शायद ऐसा कोई पॉइंट। एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शंस, कॉमन ट्रांजैक्शंस का मतलब कोई ऐसी चीज़ की एक कंपनी के लिए दूसरी कंपनी डेटर थी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सामान बेचा था, होल्डिंग ने सब्सिडरी को, तो सब्सिडरी कंपनी डेटर बन गई होल्डिंग के लिए, और होल्डिंग जो है वो क्रेडिटर बन गई सब्सिडरी के लिए, आपस में एक दूसरे के लेनदार देनदार बन गए। तो क्या करोगे जब आपको दोनों को एक के नज़र से ही देखना है, तो कभी आप ऐसा करते हो एक हाथ को पैसा चुकाना है दूसरे हाथ को, ऐसा करते हैं? जी नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटीज़ और असेट्स को सेट ऑफ कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, कम कर देंगे। आइए, all common transactions between holding company and subsidiary company will not show in the consolidated balance sheet। जो कॉमन ट्रांजेक्शन्स है ना उनको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। कॉमन ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं सर, कैसे पता चलेगा कौन कौन सी होती हैं? गुड्स सोल्ड एंड गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड द वैल्यू ऑफ डेटर और क्रेडिटर एदर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी के हो चाहे होल्डिंग कंपनी के हों, विल नॉट शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। भाई एक के लिए अगर आप डेटर हो तो दूसरे के लिए पक्का क्रेडिटर हो, जितने अमाउंट से आप डेटर या क्रेडिटर हो उतनी अमाउंट डेटर में से और क्रेडिटर दोनों में से माइनस कर देना, दोनों में से माइनस करना। आओ, उसी तरह बिल्स पेबल और BR के जैसे डेटर क्रेडिटर होते हैं वैसे BR BP होते हैं। ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी विल ऑल्सो नॉट शोन बट यहाँ से सुनना, बट इफ सम बिल्स वैल्यू इज डिस्काउंटेड फ्रॉम थर्ड पार्टी, मान लो आपने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है कोई बिल, देन एदर ऑफ बोथ द कंपनीज पेबल वैल्यू शोन एज लाइबिलिटी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आप इसे अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो कर सकते हो, किसी भी एक की लाइबिलिटी में जरूर आ जाएगा, चाहे किसी के लिए भी हो। अगर आपने डिस्काउंट करवाया हुआ है तो आपका BR तो कम हो सकता है लेकिन BP लाइबिलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो वो काउंट होगी। तो एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शन में क्या करना होता है, जैसे मान लो कोई डेटर भी है क्रेडिटर भी है सेम वैल्यू का, तो आप जितने रुपए से वो डेटर क्रेडिटर है उतने रुपए से दोनों साइड से कम कर देना, डेटर से भी क्रेडिटर से भी। स्टेप 8 कुछ छूटा तो नहीं है ना बीच में, एक सेकेंड। स्टेप 6 हो गया, 5 हो गया, हाँ ठीक है सब हो गया। स्टेप 7, स्टेप 8 ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनरियलाइज प्रॉफिट वो आपने पढ़ा होगा ना, अमलगमेशन वगैरह में भी होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ वाला प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी ने, ये ऊपर से नीचे वाला बताता हूँ पहले, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा या फिर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा। जब ये एक दूसरे को माल बेचते हैं तो बीच में कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। कोई भी बेचे, एक से दूसरे को बेचेगा तो प्रॉफिट तो कमाएगा ही। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग थोड़ी हैं, इनके तो दिल मिल गए, ये तो एक ही हैं। तो जब ये एक ही हैं तो एक इंसान दूसरे अपने खुद से ही पैसा कैसे कमा सकता है, प्रॉफिट कैसे कमा सकता है? यहाँ पे जो वर्ड है अनरियलाइज्ड, ये अनरियलाइज्ड वर्ड ये कहता है कि अगर हमारे स्टॉक में वो सामान बचा हुआ है जो एक ने दूसरे को भेजा था, अगर सारा बिक गया तो ये पॉइंट नहीं आएगा। ये पॉइंट तभी आएगा अगर क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा हुआ है जो होल्डिंग ने सब्सिडरी को भेजा था या सब्सिडरी ने होल्डिंग को भेजा था प्रॉफिट जोड़ के। अगर सामान बचा हुआ है तो आप लोगों का प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसको एलिमिनेट किया जाएगा
कैसे किया जाएगा आइए सीखते हैं। इफ सब्सिडरी कंपनी सेल्स द गुड्स टू होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ने माल बेचा होल्डिंग को, और होल्डिंग कंपनी सेल्स द गुड्स टू सब्सिडरी कंपनी, या फिर होल्डिंग ने बेचा सब्सिडरी को, कोई सा भी केस हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, एट प्रॉफिट, प्रॉफिट जोड़ के बेचा, एंड इफ सच गुड्स विल नॉट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, और वो माल अभी तक बिका नहीं है या पार्शली नहीं बिका है, विल नॉट बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, तो ये जो इनकम है ये हमारी रियलाइज नहीं हुई, और रियलाइज नहीं हुई तो पी एंड एल में जुड़नी भी नहीं चाहिए, है ना। तो फिर क्या करेंगे इसका, हम कहते हैं एट द टाइम ऑफ स्टॉक रिजर्व अकाउंट इज ओपन, एक नया अकाउंट बनाएंगे स्टॉक रिजर्व, ठीक है, एंड ऑल अमाउंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, तो जो पैसा अभी तक हमने कमाया नहीं है वो इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, और डिडक्ट कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के। तो आप क्या करोगे, स्टॉक की वैल्यू को कम करोगे एक तो, क्योंकि वो स्टॉक उतने रुपए का है ही नहीं, उसमें तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और प्रॉफिट कमाया किसने, हमने ही, इनफैक्ट कमाया भी नहीं क्योंकि वो माल तो हमारे पास ही पड़ा है अभी, चाहे हम होल्डिंग है चाहे सब्सिडरी है। तो आप उस अनरियलाइज प्रॉफिट की वैल्यू का करोगे क्या, आप उसके ट्रीटमेंट करोगे दो जगह, एक बार आप उसको बैलेंस शीट में स्टॉक में से माइनस कर दोगे, और दूसरा जब आप कंसोलिडेटेड पी एंड एल बना रहे होंगे, रिवेन्यू प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे आप उसे माइनस कर देंगे। देखो इनको करने के लिए आओ एक बार ये कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, पहली बात तो ये पता लगाओ कि उस जो अनसोल्ड स्टॉक है उसमें प्रॉफिट कितने रुपए का है। मान लो मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की 120 रुपये में बेची थी, ठीक है, अब उसने क्या किया, 50% माल तो बेच दिया, 50% अभी भी बचा है, यानी कितने रुपए का माल बचा है उसके पास, 60 का, जो मेरी नज़र में कितने रुपए का है, 50 का, तो 10 रुपये जो है वो हमारा लिए क्या है, वो प्रॉफिट है जो अनसोल्ड स्टॉक पे अनरियलाइज प्रॉफिट है जो, ठीक है, सप्लाइड बाय द कंपनी इन द ग्रुप। अब उसका करेंगे क्या, करेंगे ये कि शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सच अनरियलाइज प्रॉफिट। अब उस 10 रुपये में से 20% तो माइनॉरिटीज़ वालों का है, यानी 2 रुपये हटा दो तो कितने बचे, 8 रुपये। ये 8 रुपये आप हमारे पी एंड एल यानी होल्डिंग के पी एंड एल में से घटाओगे, स्टॉक में से पूरे 10 रुपये कम करोगे, होल्डिंग में से 8 रुपये और सब्सिडरी में से 2 रुपये कम करोगे। द बैलेंस ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इज टू बी डिडक्टेड from the profit of the company who is selling the goods and from the books of the company receiving these goods as well, दोनों के में से कम हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर समराइज किया जाए तो होल्डिंग कंपनी शेयर ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड स्टॉक इन द ऑन द असेट साइड, तो असेट साइड में से माइनस कर देंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड द सेम अमाउंट शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द पी एंड एल अकाउंट इन द जनरल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो हमारे जो पी एंड एल जो प्रॉफिट्स हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स उसमें से भी माइनस कर देंगे, तो दो जगह माइनस हो जाएगा, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा और जो हमारे पी एंड एल के प्रॉफिट्स हैं उसमें से भी ये माइनस हो जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। आओ अब बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड्स की, अच्छा पॉइंट है ये भी। If the holding company gets the dividends from subsidiary company, then this will be the dividend into two parts, divided into two parts। जब होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, भाई शेयर होल्डर है तो डिविडेंड भी मिलना चाहिए, तो डिविडेंड जो हमें मिलेगा, इफ़ द सब्सिडरी कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अब बात ये आती है कि कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो कहाँ के प्रॉफिट में से किया है। अगर वो कैपिटल प्रॉफिट में से है, यानी पुराने जब से वो हमारी सब्सिडरी बनी थी उससे पहले के प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया है, तो हम क्या करेंगे, दिस विल बी एडेड इन कैपिटल रिजर्व, तो हम कैपिटल रिजर्व में तो जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इफ सब्सिडरी कंपनी हैज़ डिक्लेयर द प्रॉफिट आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स, यानी करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड किया है डिक्लेयर, तो देन दिस डिविडेंड विल बी एडेड इन जनरल पी एंड एल। भाई सिंपल सी बात है, अगर कैपिटल प्रॉफिट्स में से किया हो तो कैपिटल रिजर्व में जोड़ दो, और अगर जनरल पी एंड एल में से किया इस साल के पी एंड एल में से तो इस साल के पी एंड एल में जोड़ दो, सिंपल कॉन्सेप्ट था ना। एंड विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड, तो पी एंड एल कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। नेक्स्ट देखो वही चीज़, इफ डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को डिटेल में बताया हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट वाला जो टॉपिक है ना उसके बारे में बात चल रही है। आइए पूरा पढ़ते हैं। इफ़ द डिविडेंड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ
कैपिटल प्रॉफिट्स या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, है ना, जिस दिन होल्डिंग कंपनी बने उससे पहले के प्रॉफिट्स को कैपिटल प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। एंड हैज़ ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पी एंड एल अकाउंट। अब आपने गलती से इसको कहाँ क्रेडिट कर दिया होगा, पी एंड एल अकाउंट में, होल्डिंग कंपनी के। इन दैट केस, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब कम करना होता है, पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करना मतलब प्रॉफिट कम करना होता है। तो क्योंकि आपने इसको प्रॉफिट क्रेडिट कर लिया था, तो आज आप क्या करो, इस प्रॉफिट को डेबिट करो और इन्वेस्टमेंट शुड बी क्रेडिटेड नॉट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर लो उतने रुपए से। यानी प्रॉफिट भी कम कर लो और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी उतने रुपए से कम कर लो। इन शॉर्ट, सच डिविडेंड जो होल्डिंग के होते हैं केवल, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट गुडविल या कैपिटल रिजर्व एंड एट द सेम ऑल्सो विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड पी एंड एल। क्यों कर रहे हैं इसमें से डिडक्ट, क्योंकि हमने गलती से इसको ऊपर जोड़ा हुआ था। डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड वाइल कंप्यूटिंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आप अगर जब डिविडेंड की अमाउंट को माइनस करते हो गुडविल या कैपिटल रिजर्व की जब कैलकुलेशन करते हो उस समय, डिडक्ट द सेम ऑल्सो फ्रॉम कंसोलिडेटेड पी एंड एल इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये आपने सीख लिया कि आपको क्या करना है, पी एंड एल में से भी माइनस करना है और कैपिटल प्रॉफिट में से भी, तो वही कैपिटल रिजर्व में से भी माइनस कर दो और कंसोलिडेटेड पी एंड एल में से भी माइनस कर दो। ठीक है, चलो बात थी ये तो प्री एक्विजिशन की। अगर पोस्ट एक्विजिशन यानी होल्डिंग बनने के बाद जो पैसा कमाया आपने, सब्सिडी बनने के बाद जो पैसा कमाया, उसमें से अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो क्या होगा। इफ़ द डिविडेंड हैज़ बीन पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ द current year profit and is received by the holding company, the same will be treated as an income। क्योंकि अब तो आपकी सब्सिडरी है, तो अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है तो आपके लिए वो क्या है, इनकम है। एंड शुड बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, और आप उस इनकम को पी एंड एल अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनकम में जोड़ सकते हैं। चलिए स्टेप 10, बस दो ही चीज़ें और हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। देखिए बोनस शेयर्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। बोनस शेयर्स आउट ऑफ, अब वही डिविडेंड की तरह, अगर आपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से बोनस दिया है या आपने पोस्ट एक्विजिशन बाद के कमाए हुए पैसे में से दिया है, अगर पहले वाले में से दिया है तो आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सच एन इशू विल नॉट ऑल्टर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कहते हैं तो हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे कोई भी असर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट में से दिया है, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और इंक्रीज इन द कैपिटल रिजर्व। तो या तो आपकी वो जो गुडविल थी वो कम कर लेना या फिर कैपिटल रिजर्व को बढ़ा देना। ठीक है, अगर आपको बाद के प्रॉफिट्स में से हुआ है, मिला है ये बोनस, तो आप अपनी कैपिटल रिजर्व को बढ़ा सकते हैं या फिर गुडविल को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं। आगे, value of shares held by the holding company without a change. Such an issue of bonus shares reduces the post acquisition profits, hence holding company share in post acquisition profit also goes down. Minorities interest does not change by the issue of such share. minority interest पे कोई फर्क नहीं आता bonus shares का। revaluation of fixed assets। देखिए जब हम असेट्स को रीवैल्यू करते हैं तो जो फ़ायदा या नुकसान होता है वो हमारा कहाँ जाता है, हमने सबसे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था। समटाइम्स फिक्स्ड असेट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आर रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। जब शेयर खरीदते हैं तब रीवैल्यूएशन करते हैं। इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होता है फिक्स्ड असेट्स में, सच प्रॉफिट और लॉस शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। आपने बिल्कुल शुरुआत में देखा था कि जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कंसोलिडेटेड यहाँ पे, तो आपने यहाँ देखा कि आपका रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है तो आप प्लस करते हैं और लॉस होता है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ये वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस में उसको जोड़ देंगे। सिंस द कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड, the same is shown in the liability side of the balance sheet of the subsidiary company under the head capital reserve और may be written off against goodwill, या आप इसे गुडविल में से माइनस करके भी ख़त्म कर सकते हैं गुडविल को। therefore the profit made on revaluation of fixed assets should be treated as capital profit। तो revaluation पे जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है बेटा, हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। तो उनके प्रपोर्शन में हम इसको भी बांट देते हैं 80% 20% के रेशो में।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होल्डिंग कंपनी भी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा एमसीक्यूज़ वगैरह देख के, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। इसमें एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, बीआरबीपी का पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।